नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। हमारी आज की कहानी है भगवान की लाठी। बहू तमतमाती हुई अपने ससुर के पास गई और बोली, बुढ़े, पड़ गई तेरे कलेजे में ठंडक। पुलिस लाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? चल अंदर, आज बताती हूँ तुझे। कहती हुई बहू प्रियंका उनका कॉलर पकड़कर घसीटते हुए घर के पीछे बनी झोपड़ी में ले जाकर उनकी ही छड़ी उठाकर उन्हें खूब पीटा। रामजतन जी जोर जोर से चिल्लाते रहे, बहू मत मारो बहू। और बेचारे दर्द से कर्राहते रहे, लेकिन बहू प्रियंका पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने अपनी बहू से माफी मांगते हुए कहा, बहू, मुझे माफ कर दो, अब से आगे कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। लेकिन प्रियंका उन्हें तब तक पीटती रही जब तक वह थक नहीं गई और अंत में उन्हें लात मारकर यह हिदायत देकर वहां से वापस आ गई कि आज के बाद अगर तूने ऐसी वैसी कोई भी हरकत की तो तेरी जान ही ले लूंगी। रामजतन जी उतना मार खाकर बेहोश ही हो गए। प्रियंका ने बाहर उससे कमरे का दरवाजा बंद करके कुंडी चढ़ा दी थी। फिर धीरे धीरे रामजतन जी को कई दिनों बाद होश आया। तब उन्हें याद आया कि जून का महीना था, गर्मी बहुत जोरों की पड़ रही थी। कमरे के अंदर एसी चलाकर आराम से आदित्य लेटा हुआ था। तभी प्रियंका कमरे में आई और झल्लाते हुए बोली, आदित्य, मैं तो इस बुढ़े से परेशान हो चुकी हूँ। तुम आज की आज इस बुढ़े को कहीं भी छोड़ कर आ जाओ। अब तुम्हारा कोई और बहाना नहीं चलेगा। मैं कुछ नहीं जानती, दिन भर मेरे सर के ऊपर बैठा रहता है। इसने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। सारा दिन इधर उधर खांसता रहता है। देखो आदित्य, अभी हमारे बच्चे छोटे हैं। बच्चे बीमार हो गए तो हम क्या करेंगे? बुढ़ा सुनता भी तो नहीं है। कितनी बार कहा है, फ्रिज का ठंडा पानी मत पिया करो। अब इसकी जिंदगी तो पूरी हो गई है, लेकिन हमें क्यों जीते जी मारना चाहता है? किसी वृद्ध आश्रम में छोड़ आओ। प्रियंका यह सारी बातें अपने पति आदित्य से कह रही थी। तभी रामजतन जी उधर से गुजर रहे थे और उनके कानों में यह सारी बातें सुनाई पड़ गई। मैं तुम्हें 1-2 दिन का टाइम देती हूँ। अगर तुमने 1-2 दिन में कोई फैसला नहीं किया और इस बुढ़े को वृद्ध आश्रम छोड़कर नहीं आए, तो मैं तो कहती हूँ इसे कहीं रोड पर ही फेंक आओ। अब किसी को जरूरत नहीं है इस बुढ़े की। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर देख लेना, मैं बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाऊंगी। बुढ़े से जरा सा कुछ काम बोल दो तो उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। कल मैं जरा बर्तन मांजने के लिए क्या बोल दिया, 2-4 कप तो ऐसे ही तोड़ दिए, जैसे मुफ्त में बांट रहे हो। खाने के अलावा दूसरा और कोई काम इन्हें करना ही नहीं आता। जब देखो चटोरी जीभ खाने को मांगते रहते हैं। बहू की मुंह से ऐसी बातें सुनकर रामजतन जी का दर्द आंखों से छलक रहा था। नजरें घुमाकर अपने प्यार से बनाया गया आशियाने को देखने लगे। फिर अपनी पत्नी की तस्वीर की तरफ देखा। काश तुम जिंदा होती भारती। रामजतन जी की उम्र 70 साल हो चुकी थी। पत्नी जो 60 साल की उम्र में ही उन्हें छोड़कर चल बसी थी। बस तब से हर रोज बहू के ताने सुनकर अपनी वीरान जिंदगी गुजार रहे थे। बहू बेटों ने हर एक चीज के लिए उन्हें मोहताज बना दिया था। पैसों के नाम पर बेटे आदित्य से तो कोई खर्चा मिलता ही नहीं था। उल्टा वृद्धा पेंशन के नाम पर जो भी थोड़े बहुत पैसे आते थे, वह भी बहू प्रियंका खर्चा करवा लेती थी। यह सारी बातें सोचते हुए रामजतन जी झट से खड़े हुए और अपनी छड़ी उठाकर दबे कदमों से चुपचाप बाहर निकल गए। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मेरी मेहनत की कमाई में यह लोग बेदखल नहीं कर सकते। मुझे मेरे ही घर से कोई नहीं निकाल सकता। रामजतन जी बड़बड़ाते हुए पैदल ही चले जा रहे थे। चलते चलते पुलिस स्टेशन पहुंच गए। काफी देर तक वहां रिपोर्ट लिखवाने के लिए बैठे रहे। इंस्पेक्टर ने उन्हें अपने पास बुलाया और पूछा, बाबूजी, आप यहाँ कैसे? किसने परेशान किया है आपको? हाँ, मैं अपने बेटे बहू के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाना चाहता हूँ। मेरे बेटे बहू मुझे बहुत परेशान करते हैं। आप उन्हें अरेस्ट करके जेल में डाल दो। इंस्पेक्टर यह सारी बातें सुनकर सोचा, उनकी मानसिक स्थिति खराब है। वह यह समझ रहे थे। कांस्टेबल से बाबूजी के लिए पानी लाने को कहा। फिर रामजतन जी को पानी पिलाकर उनसे सारी कहानी पूछी
तो रामजतन जी ने सब बयां कर दिया। कैसे बेटी बहू उनसे काम करवाते हैं और भूखा रखते हैं। इंस्पेक्टर रामजतन जी को साथ लेकर उनके घर चले गए। प्रियंका ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने पुलिस को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। इंस्पेक्टर ने कहा, हम उनकी शिकायत पर यहाँ आए हैं। आप लोग इन्हें परेशान करते हो, मारते पीटते हो, ऐसा यह कह रहे हैं और उन्होंने बहुत कुछ बताया है आपके बारे में। इंस्पेक्टर साहब को देखते ही प्रियंका बोल पड़ी, साहब आपने भी किस पर भरोसा कर लिया? एक तो इनका दिमाग ही कंट्रोल में नहीं है। इन्होंने सुबह क्या खाया है यह तक इनको याद नहीं रहता। और जिस घर की यह बात कर रहे हैं वह घर तो मेरे पति ने बनवाया है, ना कि इन्होंने बनवाया है। हम इनका पूरा ख्याल रखते हैं, मगर इन्हें तो हमारे अंदर कमियां ही निकालनी होती हैं। अपनी बहू पर नजर कौन रखता है, मगर यह रखते हैं। कैसी गंदी गंदी नजर मुझ पर डालते हैं, मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। रामरतन जी बोले, बहू मुझ पर इतनी घटिया इल्जाम मत लगाओ, थोड़ा तो भगवान से डरो। साहब यह जवानी से ही ऐसे हैं। उनकी बीवी भी इसे परेशान रहती थी, बेचारी, इसीलिए जल्दी से परलोक सिधार गई। वरना मुझे क्या पड़ी है जो अपने पिता समान ससुर के बारे में ऐसी बातें करूंगी। प्रियंका ने अपनी पूरी जान लगा दी रामजतन जी की छवि बिगाड़ने में। और अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो चलिए अंदर, मैं आपको दिखाती हूँ। प्रियंका पुलिस वाले को घर के अंदर रामजतन जी के रूम में लेकर गई। यह देखिए, यह इनका कमरा, जो कि बहुत साफ सुथरा और अच्छे तरीके से था। हर सुविधा वहां पर दिखाई दे रही थी। लेकिन इनका कमरा, क्या कमी लग रही है आपको इसमें? प्रियंका ने जब रामजतन जी का कमरा दिखाया, इंस्पेक्टर हैरान रह गया और रामजतन जी की तरफ देखने लगा। बाबूजी, आपने तो हमसे कुछ और ही कहा था। रामजतन जी ने कहा, मुझे नहीं पता साहब, यह सब कैसे हो गया। यहाँ तो बहुत गंदगी रहती थी। पूरे दिन घर के बर्तन धोता हूँ। रामजतन जी अभी अपनी बात को सिद्ध करने में लगे हुए थे। प्रियंका ने कहा, यह झूठ बोल रहे हैं। भला हम इनसे बर्तन क्यों साफ करवाएंगे, जब हमने घर में काम वाली रखी हुई है। हमें भी इनकी उम्र का ख्याल है। हाथ पैर तो ठीक से काम नहीं करते और बर्तन साफ कैसे कर सकेंगे? आप खुद ही सोच कर देखिए इंस्पेक्टर साहब। तभी प्रियंका ने अंदर की तरफ आवाज लगाई, पुष्पा जरा इधर आना। अंदर से 30-35 साल की औरत आकर खड़ी हो गई, जिसे देखकर रामजतन जी की हैरानी की सीमा ना रही। मैं नहीं जानता इस औरत को, यह कौन है? रामजतन जी ने उसे देखते ही पहचानने से इनकार कर दिया। अरे यह तो बाबूजी हैं। सुबह से ही हमारी मालकिन इन्हें ढूंढ रही थी। यह बिना बताए कभी भी कहीं भी निकल जाते हैं और हमारी मालकिन जब देखो परेशान होती रहती हैं। वह औरत तपाक से झूठ पर झूठ बोल रही थी, जिस पर रामजतन जी बिगड़ पड़े और अपनी छड़ी उठाकर उस औरत को मारते मारते रुक गए। देखिए साहब, यह ऐसे ही दिन भर गुस्सा होते रहते हैं, हम सब पर चिड़चिड़ाते रहते हैं। आप सोच सकते हैं कि यह मेरे साथ क्या हालात करते होंगे। यह कहकर प्रियंका ने आंखों में झूठे आंसू भर लिए। बेचारे रामजतन जी बेबस होकर सबको देख रहे थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आखिर यह सब क्या हो रहा है। प्रियंका ने झूठ का ऐसा पर्दा तैयार किया जिसे उठाने में खुद रामजतन जी शक के घेरे में आ गए थे। इंस्पेक्टर को जो दिखाया गया उसे वही सच लग रहा था। फिर इंस्पेक्टर ने कहा, देखिए मैडम, यह आपके घर का मामला है, इसे आप घर तक ही सीमित रखिए। हमारे पास और भी बहुत सारे काम हैं। इतना फालतू समय हमारे पास नहीं है कि घर घर जाकर लोगों के घर की लड़ाई झगड़ा सुलझाते रहें। इंस्पेक्टर गुस्से में सारी बातें बोलकर वहां से निकल गया। रामजतन जी वहीं अपराधी की तरह खड़े रहे। अब समझ नहीं पा रहे थे कि क्या क्या किया जाए। प्रियंका ने कहा, बुढ़े, अब तो तेरे कलेजे में ठंडक पड़ गई होगी। हमारे सारे मोहल्ले में बेइज्जती कर दी। अब यही दिन देखना रह गया था। तेरी पुलिस लाने की हिम्मत कैसे हुई? चल अंदर, बताती हूँ आज तुझे। प्रियंका रामजतन जी का कॉलर पकड़कर घसीटते हुए घर के पीछे वाली झोपड़ी में लेकर उनकी छड़ी उठाकर रामजतन जी को खूब पीटा। रामजतन जी जोर जोर से चिल्ला रहे थे,
बेचारे दर्द से कराहते हुए चिल्ला रहे थे, मगर प्रियंका पर उनकी चिल्लाहट का कोई असर नहीं हुआ। बहू के आगे हाथ जोड़कर बोले, बहू, मुझे माफ कर दे, आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा। लेकिन प्रियंका सुनने का नाम ही नहीं ले रही थी, बस उनको पीटे ही जा रही थी। प्रियंका ने रामजतन जी को छड़ी से तब तक मारा जब तक मारते मारते वह थक नहीं गई। मार खाते खाते रामजतन जी बेहोशी की हालत में आ गए। तब तक बहू ने डंडा पटका और जोर से लात मारकर अपने कमरे में जाकर बैठ गई। बेचारे रामजतन जी अब खुद से उठने की स्थिति में भी नहीं थे। प्रियंका ने बाद में अपने काम वाली पुष्पा को भेजा। पुष्पा ने जाकर वही एक बिस्तर बिछा दिया और उस पर लेटने को कहकर चली गई। रामजतन जी फिर भी जैसे तैसे दीवार का सहारा लेकर उठे और अपने कमरे में जाने लगे। प्रियंका उन्हें देखते ही जोर से चिल्लाई, वहां क्या करने जा रहा है बुड्ढे? तेरी जगह अब इस झोपड़ी में ही है। खबरदार जो अब घर के अंदर गया तो खाना भी वहीं आ जाएगा। अब अपनी मनहूस शक्ल लेकर चला जा यहाँ से। अपने ही घर में बेगानों जैसा व्यवहार हो रहा था, मानो वह इस घर के सदस्य नहीं बल्कि कोई भिखारी है, जिसे रखना बस उनकी मजबूरी है। बिस्तर के नाम पर बस उन्हें फटी हुई पतली सी चादर दे दी गई। प्रियंका के दिए गए जख्म से हल्का फुल्का खून निकल रहा था। एक बेटी भी है उनकी। अगर उनके पास फोन होता तो वह उनसे कहकर अपने मन की बात कर लेते। रामजतन जी ने एक बार कोशिश की थी, पर प्रियंका ने झट से उनका फोन छीन कर रख लिया। उनकी बेटी जब भी उनसे मिलने आती तो उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया जाता था। एक दिन में उन्हें पकवान खाने को मिल जाया करता था और सोने के लिए नरम मुलायम बिस्तर। ऐसा केवल उनकी बेटी नेहा को दिखाने के लिए किया जाता था, जैसा कि आज पुलिस के सामने किया गया था। सुबह रामजतन जी को जाते देखकर प्रियंका ने सोचा, चलो, बुढ़ा खुद ही चला गया। चलो अच्छा है, अब मैं आजादी और चैन से रहूंगी। जल्दी से पड़ोसन के घर काम करने वाली कामवाली को बुलाया और उसकी पहचान की एक कामवाली को अपने घर काम पर रख लिया। प्रियंका ने पुष्पा कामवाली से रामजतन जी के कमरे को खाली करवा दिया। उसमें सब कुछ अच्छा सामान रखवाया और सुंदर तरीके से सजा दिया। अब कमरा पहचान में भी नहीं आ रहा था। वह जानती ही नहीं थी कि रामजतन जी पुलिस को घर लेकर आ जाएंगे। उसने तो सोचा था बुढ़ा गया और अब वापस कभी नहीं आएगा। लेकिन उसने रामजतन जी को पुलिस के साथ आते हुए खिड़की से देख लिया था। तुरंत काम वाली को सब कुछ समझा दिया। एक दिन के 500 रुपए दूंगी, बस जब पूछा जाए तो कह देना कि यही काम करती हूँ। काम वाली भी राजी हो गई। उसे एक दिन के 500 रुपए जो मिल रहे थे, तो उसने भी जरा से झूठ के लिए अपना ईमान बेच दिया। शाम को जब आदित्य घर आया तो प्रियंका ने दिन का बीता हुआ सारा किस्सा सुनाया। वह तो समय रहते हुए मैंने सब कुछ सोच लिया था कि पुलिस वालों को क्या बोलना है। अगर मैंने उनको खिड़की से नहीं देखा होता तो यह तो हमें आज जेल भिजवा दिया होता। मगर आज उनके जाने का एक फायदा यह हुआ कि इनका कमरा साफ सुथरा देखकर पुलिस ने इन्हें ही खरी खोटी सुना दी। अब पुलिस उनकी कभी नहीं सुनेगी, तो उनको छोड़ने कब जाना है? तुम सुबह कह रही थी ना? आदित्य ने सुबह वाली बात को दोहराया। अरे, अभी नहीं भेज सकते। मोहल्ले वालों ने और पुलिस वालों ने देख लिया है। अब यह गायब हो गए तो पुलिस वालों को शिकायत कर देंगे और फिर पुलिस हमें ही ले जाएगी। तुम कुछ दिनों के लिए शांति रखो। जब भेजना होगा मैं बता दूंगी। इस पर आदित्य भी चुप होकर बैठ गया और बाप की हालत जानने की उसने जरूरत भी नहीं समझी। अब रामजतन जी पीछे झोपड़ी में ही पड़े रहते थे। उन्हें वहीं रूखा सूखा खाना दिया जाता था। समय बीतता गया और धीरे धीरे एक महीना गुजर गया। उनकी हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी, मगर बेटे और बहू को कोई तरस नहीं आ रहा था। घर में क्या हो रहा था अब रामजतन जी को भनक तक नहीं होती थी। रोज नए नए पकवान बनाकर खाए जा रहे थे और रामजतन जी को वही रात की सूखी रोटी खाने को दी जाती थी।
एक बार खाने की खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। खाने की खुशबू से रामजतन जी का मन कुछ अच्छा खाने को हुआ और लाठी के सहारे उठकर धीरे धीरे किचन में जाने लगे। उन्होंने सोचा शायद शर्म के मारे ही मुझे कुछ खाने को दे दे, मगर जैसे ही उन्होंने प्रियंका ने देखा उन्हें, तो उसके गुस्से का ठिकाना ना रहा। बुढ़ा, बदबू फैलाने यहाँ पर क्यों आया है? इतनी बदबू आ रही है तुझसे। प्रियंका ने नाक पर साड़ी का पल्लू रखते हुए कहा, क्योंकि रामजतन जी कितने दिनों से नहाए हुए भी नहीं थे। प्रियंका ने गुस्से में आकर गर्मा गर्म चिमटा उनको दे मारा, जिससे रामजतन जी का हाथ जल गया और वह दर्द और जलन से बिलख उठे। प्रियंका का कहर उन पर बरसता ही रहता और वह न जाने किस डर की वजह से कुछ कह नहीं पाए। अब तो उनका घर के गेट तक जाना भी बंद हो गया था। मदद मांगने के सारे रास्ते भी बंद हो गए थे। एक दिन रामजतन जी को अंदर से कुछ आवाज आई, जो किसी आदमी की थी। रामजतन जी को आवाज अनजानी सी लगी, तो उन्होंने उठकर देखना चाहा। बहुत धीरे धीरे अंदर जाने के बाद उन्हें घर में कोई ना दिखा। आवाज तो आ रही थी, मगर साफ साफ समझ में नहीं आ रहा था। बीच बीच में प्रियंका के हंसने की आवाज साफ साफ समझ में आ रही थी। रामजतन जी की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी और इसलिए वह प्रियंका के कमरे की तरफ बढ़कर, दरवाजा बहुत ही थोड़ा सा खुला हुआ था, उसमें से कान लगाकर उन्होंने सुनने की कोशिश की। बहुत दिनों बाद मौका मिला है अमित। आदित्य तो पूरे दिन घर पर नहीं रहता और बच्चे भी तो स्कूल गए हैं। उसका बाप भी इधर नहीं भटकेगा। यह प्रियंका की आवाज थी, जो कहते हुए खिलखिलाकर हंस रही थी। आओ तो पास में, आज फिर मौका क्यों गंवाए। यह न जाने किसकी आवाज थी, जिसके वाक्य को सुनकर रामजतन जी की आंखें खुली की खुली रह गई। रुको, अभी घर में पुष्पा काम कर रही हैं। जब यह चली जाएगी तो फिर कोई डर नहीं रहेगा। बस थोड़ा सा इंतजार करो। प्रियंका हंसते हुए कह रही थी। यह औरत तो कुछ और ही गुल खिला रही है। किसी और मर्द के साथ मिलकर यह औरत मेरे बेटे को धोखा दे रही है। रामजतन जी बाहर खड़े खड़े गुस्से में आग बबूला हो रहे थे। उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह प्रियंका को इसी समय बेपर्दा कर सके, क्योंकि प्रियंका की नफरत इतनी थी कि वह उनकी जान भी ले सकती थी। मुझे जल्दी से कुछ करना ही होगा, इससे पहले यह बाहर जाए। रामजतन जी तुरंत किचन में गए। वहां पुष्पा खाना बना रही थी। पुष्पा ने जैसे ही उनकी तरफ देखा, तो उन्होंने उसको चुप रहने का इशारा किया। तुझे इसने उस दिन कितने पैसे दिए थे झूठ बोलने के? क्यों बताऊं आपको? मुझे बता, मैं तुझे उसके डबल पैसे दूंगा। रामजतन जी ने जल्दी जल्दी कहा। करना क्या है? पुष्पा ने पूछा। तेरे पास जो फोन है, वह मुझे 2 मिनट के लिए दे दो। अंदर प्रियंका किसी घेर आदमी के साथ रंगरलिया मना रही है, उसकी रिकॉर्डिंग करनी है। पुष्पा यह सुनकर मान गई और तुरंत अपना फोन उठाकर दे दिया। देख, तू अपना मुंह नहीं खोलना किसी के भी आगे, वरना यह काम भी तेरे हाथ से चला जाएगा और पैसे भी नहीं मिलेंगे। अगर ऐसा करेगी तो पैसे और भी ज्यादा दूंगा। हर महीने मुझे पेंशन मिलती है। पुष्पा यह सुनकर रामजतन जी से चुप रहने का वादा कर लेती हैं और पैसे मिलने की बात से खुश हो जाती हैं। रामजतन जी ने प्रियंका के कमरे का दरवाजा जरा सा खोला और पर्दे की आड़ में छुपकर वीडियो बना ली। 5 मिनट का वीडियो था, जिसमें यह साबित हो रहा था कि प्रियंका के किसी गैर आदमी के साथ नाजायज संबंध है। वीडियो ऐसा था कि रामजतन जी को खुद देखते हुए शर्म आ रही थी और उन्होंने गुस्से में इस वक्त उसे अपने बेटे आदित्य के नंबर पर भेज दिया। पुष्पा, अब तू जा, तुझे तेरे पैसे कल मिल जाएंगे। लेकिन जब मैं कहूँ, इस बात की गवाही देनी होगी तुझे कि सबके चले जाने के बाद प्रियंका के पास कोई आता है। रामजतन जी ने प्रियंका की सच्चाई सबके सामने लाने की पूरी तैयारी कर ली थी। हाँ बाबूजी, बोल दूंगी। और यह झूठ थोड़े ही है। मैडम तो इसको जाने क्या क्या अपने हाथ से खिलाती हैं। पूरा समय बेडरूम में घुसकर अंदर से दरवाजा बंद रखती हैं। हाँ, बस यही सब बोलना है। देख, जुबान से फिरी तो नौकरी से तो जाएगी, इसका साथ देने के लिए जेल भी जाना पड़ सकता है। रामजतन जी ने पुष्पा को डराकर अपने पक्ष में कर लिया।
वीडियो आदित्य के पास चला गया था, मगर उसने लंच में देखने के लिए उसको छोड़ दिया। लंच टाइम में उसे याद आया, न जाने क्यों पुष्पा मुझे वीडियो भेज रही है। ऐसा क्या है? इसमें देखो तो जरा। वीडियो खोलते ही आदित्य प्रियंका की आवाज पर चौंक गया। पूरा वीडियो ध्यान से देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आदित्य गुस्से से भर उठा। आदित्य इस समय सब काम छोड़कर ऑफिस से घर चला गया। प्रियंका उस समय बच्चों को खाना खिला रही थी और उसे देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वहां कुछ भी हुआ होगा। अरे, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? प्रियंका आदित्य को इस समय घर पर देखकर हैरान थी, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता था कि आदित्य बिना बताए घर आ जाए। देखने चला आया कि तुम कितने मजे कर रही हो। आदित्य की बात सुनकर चालाक प्रियंका शक पका गई और अपने भाव छुपाते हुए बोली, मुझे तो जिंदगी में हर चीज तुमने ही दी है। ऐसा कहते हुए प्रियंका उसके करीब आ गई और उसका हाथ पकड़ लिया। अच्छा, अपना हाथ झटकते हुए सीख चीख कर बोला अपना हाथ झटकते हुए चीख कर बोला। आवाज इतनी तेज थी कि रामजतन जी भी उठकर बैठ गए और समझ गए थे कि अब क्या होने वाला है। वह धीरे धीरे चलकर अंदर आ रहे थे। आदित्य की आवाज बेहद गुस्से से भरी हुई लग रही थी। मजा तो कोई और दिलाता है तुझे, जलील औरत। मेरे पीछे यह गुल खिलाती है। तू मेरे ही घर में अपने आशिक के साथ गुल खिलाते हुए शर्म नहीं आती तुझे? यह कहते हुए आदित्य ने अपना फोन जेब से निकालकर वह वीडियो सामने रख दी, जिसमें प्रियंका उस अनजान आदमी की बाहों में थी। अब प्रियंका के मुंह पर जैसे ताला लग चुका था। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। पीछे से अपने ससुर को आते देखकर चीख पड़ी, क्या है यह? मैंने नहीं किया कुछ भी। किसने भेजी है वीडियो तुम्हें? किसने भेजी? अभी बताता हूँ। जिसने भी भेजी। आदित्य ने तुरंत पुष्पा को फोन किया, घर आ जाओ जल्दी से। उधर पुष्पा आदित्य की आवाज सुनकर समझ गई थी कि बाबूजी का तीर निशाने पर लग गया है और अब उसे क्या करना है। वह जल्दी से आदित्य के घर आ गई। गुस्से में तमतमाता हुआ आदित्य पुष्पा के आने का इंतजार कर रहा था, मगर असली गवाह रामजतन जी थे। अभी तक और सही समय आने का इंतजार कर रहे थे। प्रियंका भी ईश्वर से दुआ कर रही थी कि आज किसी तरह से भगवान मुझे बचा लो। जैसे ही पुष्पा घर में आई, आदित्य गुस्से से बोला, लो आ गई मेरी गवाह। बोल पुष्पा, तूने क्या देखा था? साहब जी, यह वीडियो तो बाबूजी ने बनाई थी। मैडम जाने किसके साथ अंदर थी। वह आए दिन उसको बुलाकर अपने कमरे में घंटों रूम बंद करके बैठी रहती हैं। मगर आज बाबूजी ने देख लिया और मेरे फोन से वीडियो बनाकर आपको भेज दिया। यह बिल्कुल सच है। प्रियंका ने चिल्लाना शुरू किया, बुड्ढे, आज मैं तेरी जान ले लूंगी। ऐसा कहकर उसने जाकर रामजतन जी की गर्दन को दोनों हाथों से पकड़ लिया। बेचारे रामजतन जी छुड़ाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे और आज आदित्य ने भी उनका साथ दिया। जब प्रियंका ने नहीं छोड़ा तो उसने प्रियंका के ऊपर हाथ उठा दिया। एक के बाद एक जोरदार थप्पड़ प्रियंका के गाल पर जड़ दिए, जिससे उसकी पकड़ ढीली हो गई और रामजतन जी की गर्दन छूटते ही नीचे गिर पड़े। पुष्पा ने उन्हें उठाकर बिठाया और पानी पिलाकर आराम करने को कहा। आदित्य आज भयंकर गुस्से में था, और हो भी क्यों ना, जिसको उसने इतना साथ दिया था उसने ही उसे धोखा दे डाला। तो कितनी नीच निकलेगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। तूने आज सारी हदें पार कर दी। ना जाने मुझे कब से धोखा दे रही थी। तूने मेरे पापा के साथ इतना बुरा बर्ताव किया, उन्हें मारा पीटा भूखा रखा, और मैं अंधा होकर चुपचाप देखता रहा। मगर आज तो तूने सारी हदें पार कर दी। यह सब करने के लिए ही पापा को घर से बाहर भेजना चाहती थी ना? तू बता, कब से चल रहा है ये सब? आदित्य ने ऐसा कहते हुए प्रियंका के बाल कसकर पकड़कर खींच लिए। आज प्रियंका के पास कुछ बोलने को नहीं बचा था। बच्चे जिन्हें आदित्य ने कब से कमरे में बंद करके रखा हुआ था, वे नहीं जानते थे कि उनकी मां चरित्रहीन है।
तेरे जैसी बदचलन औरत की मेरे घर में कोई जगह नहीं है। आदित्य ने प्रियंका को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। प्रियंका घर के बाहर खड़ी सोच रही थी कि उसका क्या हुआ। फिर से आदित्य भुला देगा और वह माफी मांगती रही, जैसे पकड़े जाने के बाद हर कोई मांगता है। मगर आज उसे माफी नहीं मिलने वाली थी। बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। जैसे ही वह माफी मांगने के लिए रामजतन जी की तरफ आई, उनका दिल प्रियंका के लिए नफरत से भर आया। मेरे बेटे का घर बर्बाद करके माफी मांग रही है। रामजतन जी अपने आंसू भरी आंखों को पोंछते हुए कहा, आज इतना भी शर्मिंदा हो लो तुम, मगर तुम्हारे कारण अपने ही बाबूजी के आगे मैं भी शर्मिंदा हूँ। तेरी करतूतों से मैं तेरा साथ दिया, अपने बाप का कितना दिल दुखाया। बाबूजी, प्लीज मुझे माफ कर देना। आदित्य घुटनों पर बैठ गया और रोता जा रहा था। मैं इस औरत की बातों में आकर अपने देवता समान बाबूजी के साथ कितना गलत कर बैठा। भगवान भी मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे। आज वाकई में आदित्य को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। प्रियंका, तुमने आज अपने हाथों से अपने घर को ही जला दिया। अब तुम हमारी नजरों से दूर चली जाओ। हमारे घर में और हमारे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। प्रियंका घर के दरवाजे पर खड़े खड़े रोती रोते माफी मांग रही थी, मगर आज कोई सुनने वाला नहीं था। कहते हैं, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब पड़ती है तो बहुत जोरों की पड़ती है। ठीक उसी तरह जिस तरह प्रियंका को पड़ी। अब प्रियंका ना घर की रही, ना घाट की। अब ना तो उसका पति उसके साथ रहा, ना बच्चे, और ना ही उसके सर छुपाने के लिए जगह थी। जब उसने अमित से संपर्क करना चाहा, तो उसने भी उससे कोई संपर्क नहीं किया। अब तो प्रियंका की हालत बद से बदतर हो गई। वह कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गई। दोस्तों, सच ही कहा गया है, इज्जत को बनाए रखने के लिए सारी उम्र लग जाती है और खोने के लिए चंद मिनट ही काफी होते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। और आप कहेंगे कि अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान करके उन्हें दुख देकर सुख से रह पाएंगे, तो यह कतई नहीं हो सकता। इसलिए यह ध्यान रखना चाहिए कि अपने बड़े बुजुर्गों का हमेशा सम्मान हो, तभी आपको समाज में और आपके जीवन में सम्मान मिलेगा। दोस्तों, कहानी पसंद आती है, वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं जल्द ही एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।